हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 011 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका मैं दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन करवा रहा था। तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एरर्स इन सी प्रोग्राम बाय गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर ईच, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम लोग से सिंपल पूछ रहा है कि सी प्रोग्रामिंग में कितने एरर्स होते हैं, उनके टाइप्स बताओ। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए पहला एक तो होता है सिंटेक्स एरर, ठीक है। अब सिंटेक्स एरर का आप ऐसे बेसिक समझ जाइए कि आप लोग या हम लोग जब करते हैं कोई भी कोड, तो उसमें जो हम लोगों से टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता है वो नहीं लगाते हैं, या फिर मान लीजिए ब्रैकेट ऑन करते हैं उसको बंद करना हो जाता है, तो वो सब जो हुआ उसको कहते हैं सिंटेक्स एरर, ठीक है। देखिए उसी का लिखे हैं यहाँ पे डेफिनेशन, दीज एरर्स वायलेट द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द सी लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, वायलेट करता है ग्रामेटिकल रूल को। द कंपाइलर डिटेक्ट्स देम बिफोर द प्रोग्राम कैन इवन रन, ठीक है। यानी कि वो जो कंपाइलर, जब हम लोग कोई भी कोड को कंपाइल करते हैं ना रन करने से पहले, तो ये सब सिंटेक्स एरर जो होता है वो पहले दिख जाता है कोड में ही, सिंपल कि भाई ये गलती है। वहाँ पे अगर आप VS कोड में करते होंगे तो आपको दिखता होगा ना कि ये गलती है, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है, वो रेड बन के आ जाता है, तो उसको कहते हैं सिंटेक्स एरर। या फिर अगर आप कंपाइल जब करते हैं तब आपको बोल देता है कि यहाँ पे ये मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग है, ब्रैकेट मिसिंग है ना। या फिर आपने इंट की जगह INT की जगह INS लिख दिया है, तो वो सब एरर हो गया, ठीक है। तो उसको कहते हैं सिंटेक्स एरर। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है int x इज इक्वल टू 5 printf %d और x, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या है, आप लोग बताइए क्या एरर है। यहाँ देखिए लिखे हुए हम एरर मिसिंग सेमीकोलन, है ना। यहाँ पे int x 5 के बाद यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए था ना, तो सेमीकोलन नहीं है, तो ये हो गया हम लोग का सिंटेक्स एरर, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा होता है रन टाइम एरर्स। अब इसमें क्या होता है, नाम से ही सुनते हैं समझ में आ रहा है हम लोगों को। दिस एरर्स अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन व्हेन द कोड इनकाउंटर्स अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस, ठीक है। तो ये रन टाइम एरर है, जब हम लोग कोड को चला लेते हैं, कंपाइल हो जाता है, मतलब कंपाइल हो गया, उसका जब हम लोग उसको रन करते हैं तो क्या बोलता है कि कोई ऐसा कंडीशन हो गया, ऐसा ये लग गया जिसकी वजह से एरर आ गया है, ठीक है। या फिर मतलब कुछ ऐसा वैल्यू दे दिए जिसकी वजह से वो लूप इनफाइनाइट चल गया है, तो वो सब एरर जो होता है वो रन टाइम होता है, यानी कि कोड के एग्जीक्यूशन वक्त, ठीक है, जब वो रन हो रहा था तभी, उसको कहते हैं रन टाइम एरर। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन व्हेन द कोड एनकाउंटर्स अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, यानी कि जब कोड जो होता है उसको कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ जाता है उसकी वजह से। यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल इसका देख रही, मैं एग्जांपल में मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा मैं प्रॉपर कोड नहीं लिख रहा हूँ, इंक्लूड studio.h उसके बाद इंट मेन करके ओपन किए, फिर वो सब नहीं, सिर्फ मैं रन टाइम एरर का आपको एग्जाम्पल दिखाना है, आप भी ऐसे ही दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो वेरिएबल लिया, int a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने एक इंट रिजल्ट लिया है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद प्रिंट अप कर दिया रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इस यहाँ पे हम लोगों का एरर आएगा, और वो क्या एरर आएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग a जो है 10 है, b जो है 0 है, तो हम लोग 0 से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता है, इसलिए आएगा एरर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कि भाई 0 से डिवाइड नहीं होता है, रन टाइम एरर है, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे रन टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड। अब चलिए इसका थर्ड भी देख लेंगे। तो देखिए थर्ड है हम लोगों का लॉजिकल एरर्स, ठीक है। तो ये तीसरा एरर क्या होता है, दीज एरर्स अकर व्हेन द प्रोग्राम प्रोड्यूसेस अनएक्सपेक्टेड और इनकरेक्ट रिजल्ट ड्यू टू द फॉल्टी लॉजिक और इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। लॉजिकल एरर मतलब कि आपको मैं बोला हूँ कि ऐड करके दो 3 वैल्यू को और आपने क्या किया है, माइनस कर दिया है, तो वो हुआ लॉजिकल एरर। यानी कि जो आपने क्वेश्चन आपको जो बोला था वो नहीं किए हो, मतलब जो आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं आया है, वही हुआ आप लोग का लॉजिकल एरर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, int a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है, इफ़ a इज़ लेस देन b तो प्रिंट एफ करो a इज़ लार्जर, और अगर एल्स अगर a नहीं है, ग्रेटर नहीं है, तो ये कर दो कि b इज़ लार्जर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर आएगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू हम लोग का a 5 है और b 10 है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया है कि a ग्रेटर देन b, यानी कि a ग्रेटर देन, यानी 5 ग्रेटर देन b है तो a इज़ लार्जर कर दो, ठीक है। पर ये तो गलत है ना, यहाँ पे तो एरर आएगा क्योंकि ये यहाँ पे तो b ग्रेटर है, तो फिर ये जो वैल्यू गलत आ जाएगा, इसलिए हुआ ये हम लोगों का लॉजिकल एरर,
ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले सकते थे, जैसे भी मैंने सम वाला बताया था कि आप लोग को मैं बोला हूँ इंट सम करो a + b, और आपने कुछ और ही कर दिया, माइनस कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया उस तरह से, तो वो हो गया लॉजिकल एरर्स। ठीक है, तो यही था, एरर के बारे में पूछा था हम लोगों ने। 3 एरर को आराम से देख लिया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा आपको मार्क्स पूरा। ठीक है, अब चलिए 2 का ए हो गया ये वाला, अब देख लेते हैं हम लोग 2 का बी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट एन इंटरेक्टिव सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन बेसिक पे, टीए, डीए, ग्रेड पे एंड अदर अलाउंस, यूज स्ट्रक्चर। ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आया था, यानी ये दिसंबर 23 का हम लोग देख रहे हैं पेपर, इससे प्रीवियस वाले मतलब कि जून 23 का पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन आया था। सेम, जब आप ये प्लेलिस्ट खत्म करने के बाद वो सब देखने जाओगे ना, तो आपको दिख जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग से ना बोल रहा है कि एक कैलकुलेट सैलरी कैलकुलेट करने बोल रहा है किसी एम्प्लॉय का बेस्ड ऑन उसको जो सैलरी मिलता है, मतलब जिस तरह का मिलता है, ये हुआ बेसिक पे है, ये टीए डीए क्या होता है, ग्रेड पे, अदर अलाउंस, यहाँ पे देखिए, और बोल रहा है हम लोग को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यूज़ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बनाने का, जिससे हम लोग एक बार में मान लीजिए किसी सेम चीज़ का डिटेल हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, उसके बाद फिर आराम से उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर लेते हैं बार बार। ठीक है, तो देखिए सी प्रोग्राम लिखना है, तो पहला तो हेडर फाइल होगा ही हम लोगों का, तो #include studio.h, ये तो पता ही है आप लोगों को। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर बनाने का ये है फॉर्म। ठीक है, हम लोगों का स्ट्रक्चर इतना बना है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट। ठीक है, सब स्मॉल में STRUCT, स्ट्रक्ट। ये है एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय मतलब ये स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ई कैपिटल में। ये सब ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ मैं कैपिटल में लिखा हूँ, अगर आप लोग इस सेम कोड को प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप भी सेम चीज़ लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्लॉय, मैंने ऑन किया स्ट्रक्चर को। अब इसके अंदर क्या क्या है, तो सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन क्या है, बेसिक पे, तो मैंने इंट बेसिक पे करके ले लिया है वेरिएबल, है ना। उसके बाद है टीए, टीए का मतलब होता है ना ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, यानी कि मतलब अलाउंस मतलब ना जो एम्प्लॉय होता है ना, उसको कुछ कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, जैसे कि ट्रैवल करने के लिए उसको कुछ अमाउंट मिलेगा सैलरी के अलावा, तो उसको बोलते हैं ट्रैवल अलाउंस। फिर होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि वो महंगाई की वजह से भी उन लोगों को कुछ एक एक्स अमाउंट मिलता है, उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, उसके बाद इंट ग्रेड पे, और फिर वो एम्प्लॉय किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, तो उसका जिस तरह से ग्रेड बनता है उसके हिसाब से भी उस कंपनी में मतलब इसमें कुछ उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं ग्रेड के हिसाब से। और उसके बाद अदर अलाउंस, और भी कुछ कुछ उसको मतलब क्या बोलती सहायता दिया जाता है, उस तरह का हो गया ये हम लोगों का अदर अलाउंस। ठीक है, तो ये हो चुका है हम लोगों का एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर तैयार। ठीक है, अब देखिए हम लोग आ जाएंगे इंट मेन में। ठीक है, ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया, और हम लोग को जो इसमें बोला था वेरिएबल, तो बेसिक पे बोला, टीए बोला, डीए बोला, ग्रेड पे बोला और अदर अलाउंस बोला, मैंने उन सभी का लेके एक स्ट्रक्चर बना लिया एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, तो यानी कि ये एम्प्लॉय है और इसका ये सारा डिटेल है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो नहीं ये एम्प्लॉय में जैसे मैंने इंट बेसिक पे, तो आप एक और ले लेते हैं कैरेक्टर नेम का। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि एम्प्लॉय का नेम भी आ जाता है, उसके बाद फिर उस नेम से हम लोग ये कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन ने नेम नहीं बोला है लिखने के लिए, इसलिए मैं नेम नहीं लिया हूँ। लेकिन अगर आप नेम लिख भी देते तो भी बिल्कुल सही होता है। एक और वेरिएबल यहाँ पे ऊपर ले लेते कैर, CHAR, कैर नेम। ठीक है, और उसके बाद ये बाकी, तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर तैयार। अब हम लोग इंट मेन में आएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एन एम्प्लॉय स्ट्रक्चर एंड इनिशलाइज वैल्यू। ठीक है, यानी कि अब हम लोग एम्प्लॉय का जो है ना, उसको वेरिएबल देंगे, मतलब उसका इनिशलाइज करेंगे, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को इनिशलाइज करेंगे। तो उसको देखिए कैसे होगा, तो ये इस लाइन को देखिए, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रक्चर बना रहे, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना रहे स्ट्रक्ट, उसके बाद ये स्ट्रक्चर का नाम एम्प्लॉय और EMP। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का EMP, ये है हम लोगों का स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है ना एम्प्लॉय नाम का, ये पूरा बेसिक पूरा है। अब उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, यानी कि ये एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का ये है वेरिएबल। तो ये हो गया हम लोगों का एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर EMP। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर। अब देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये सब जो है ना वैल्यू कैलकुलेट द सैलरी, तो मैंने इसका जितना भी बेसिक पे था ना, ये सब यहीं पे ले लिया है। इसे मैं यूज़र से नहीं मांगा हूँ, मैं पहले इनपुट दे दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा सबका, तो मेरा EMP है स्ट्रक्चर, है ना। तो EMP डॉट बेसिक पे, है ना, इतना सब जो बना है ना, इन सब का वैल्यू मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे दे दे रहा हूँ। तो EMP डॉट बेसिक पे, इस एम्प्लॉय को अगर हमको बेसिक पे देना है तो ऐसे उसको इनिशियलाइज़ करेंगे, EMP डॉट बेसिक पे। ठीक है,
तो ये बेसिक पे हो गया इज इक्वल टू 50,000। तो बेसिक पे जो है उसका मतलब जो मंथली उसको मिलता है सैलरी वो है 50,000। ठीक है, उसके बाद फिर EMP डॉट, यहाँ पे देखिए ट्रैवल अलाउंस है नेक्स्ट, तो यहाँ पे EMP डॉट ट्रैवल अलाउंस जो है वो है 2,000, उसको 2,000 मिलता है ट्रैवल के लिए। उसके बाद DNS अलाउंस है, तो EMP डॉट DNS अलाउंस इज इक्वल टू 3,000, उसको 3,000 रुपये DNS अलाउंस मिलता है। उसके बाद है ग्रेड कार्ड है, तो EMP डॉट ग्रेड पे इज इक्वल टू 5,000, और फिर उसको ग्रेड के हिसाब से 5,000 और एक्स्ट्रा मिलता है। और फिर है लास्ट में अदर अलाउंस, तो यहाँ पे EMP डॉट अदर अलाउंस जो है वो है इज इक्वल टू 1,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे एस लगा दीजिएगा अदर अलाउंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में हम लोगों का इंट अदर अलाउंस वेरिएबल लिए हैं, तो एस है यहाँ पे अगर हम सिर्फ अदर अलाउंस लिखते तो एरर आ जाता। ये बेसिकली हम लोग ये जो एम्प्लॉय है ना उसमें सबका डेटा को इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने सभी का डेटा डाल दिया है। अब देखिए हम लोग को क्या बोल रहा था, कैलकुलेट द सैलरी, तो सैलरी हम लोग को कैलकुलेट करना है, और ये सभी तो भी उसको पैसे ही मिल रहा है अलाउंस के नाम पे, है ना। तो सैलरी क्या होगा, इन सब का एडिशन करने पे ही सैलरी आएगा ना। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इंट टोटल सैलरी एक वेरिएबल लिया है टोटल सैलरी नाम का, और उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, सभी का वैल्यू को ऐड कर दे रहा हूँ। तो इज इक्वल टू EMP बेसिक पे, है ना, ये जो एम्प्लॉय नाम का हम लोगों का स्ट्रक्चर है, मतलब ये एम्प्लॉय एक इंसान है, तो एम्प्लॉय डॉट बेसिक पे प्लस एम्प्लॉय डॉट ट्रैवल अलाउंस प्लस एम्प्लॉय डॉट DNS अलाउंस प्लस EMP डॉट ग्रेड पे प्लस EMP डॉट अदर अलाउंस, यानी कि इन सभी का जोड़ के, ये सभी तो उसको पैसे ही मिल रहा है ना एक तरह से, एक बेसिक पे जो मंथली मिल रहा है, फिर ट्रैवल के लिए जो मिल रहा है वो, फिर महंगाई की वजह से DNS जो मिल रहा है वो, और फिर ग्रेड के हिसाब से जो मिल रहा है वो, और अदर अलाउंस सब मिला के ही उसको एक तरह के उसका टोटल सैलरी हुआ, है ना। तो वही लिखें टोटल सैलरी में इन सबको ऐड कर देंगे और बस लास्ट में प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट एफ टोटल सैलरी इज इक्वल टू %d/n, ये लाइन ब्रेक के लिए होता है। %d में क्या आ जाएगा, कॉमा टोटल सैलरी, तो ये टोटल सैलरी इस %d में आ जाएगा। टोटल सैलरी क्या है, यहाँ से है, इन सभी को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग का टोटल सैलरी आ जाएगा, और बस वो प्रिंट कर देंगे और होगा लास्ट में रिटर्न 0 और कोड बंद। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, तो ये वाला प्रिंट होगा टोटल सैलरी इज इक्वल टू, और टोटल सैलरी को ऐड कर दीजिए आप लोग यहाँ पे, इन सबको ऐड करके वहाँ लिख दीजिएगा टोटल सैलरी में कितना आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप वैल्यू अपना कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पे देखिए मैंने ट्रैवल अलाउंस पूरा लिखा है नाम, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, बेसिक पे इंट दूसरा वेरिएबल लेते TA नाम का, उसके बाद फिर DA नाम का, फिर ग्रेड पे और फिर अदर अलाउंस। ठीक है, तो आपको पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं था, TA DA भी लिख सकते थे। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2 का B। ठीक है, आशा करते हैं प्लस समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको ये वाला PDF के फॉर्म में चाहिए ना, दिसंबर 2023 का MCS 011 दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, यही वाला सॉल्यूशन अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आइए मैसेज कीजिए। ये PDF फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको वहाँ दे दूँगा। ठीक है, और अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका 2 का C नंबर। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटर्स, लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर इन C। ठीक है, तो ऑपरेटर के बारे में पूछ रहा है और उसका कैटेगरी क्या होता है वो पूछ रहा है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल और कीवर्ड यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या होता है ना, क्या बोलते हैं, एक सिंबल होता है और कीबोर्ड होता है जो कि यूज़ होता है ऑपरेशन करने के लिए ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब जिसके ऊपर ये ऑपरेटर वर्क कर रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। अरे आप बेसिक ये समझिए, ऑपरेटर मतलब क्या, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस, उसके बाद वो जो लेस देन इक्वल टू करते हैं ना, अभी तक की पूरा कोड में हम लोग जो करते आ रहे थे ना, अभी तक एग्जाम्पल में भी देखते थे कि इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, तो वो जो ग्रेटर देन है वो यही तो है ऑपरेटर। और फिर वो ऑपरेंट्स क्या हो गया, तो वो नम हो गया और वो 0 हो गया, वो हो गया ऑपरेंट्स जिसके ऊपर ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो वही हो गया परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंट्स। ठीक है, ऑपरेंट्स कैन बी वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, है ना। ऑपरेंट्स हम लोग का कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, 2 तरह का एक्सप्रेशन है ना। इफ़ A इज़ इक्वल टू 0 एंड, तो एंड जो लगा तो वो A इज़ इक्वल टू 0 वो पूरा एक एक्सप्रेशन है। तो ऑपरेट्स कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद देखिए, ऑपरेटर्स आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा एंड परफॉर्म वेरियस कंप्यूटेशंस इन अ प्रोग्राम, है ना।
ऑपरेटर्स क्या होता है, मैनिपुलेट, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए होता है, क्या बोलते हैं, डेटा में चेंजेस लाने के लिए होता है, और वेरियस तरह का क्या बोलते हैं कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ऑपरेटर्स के बारे में, सिंपल सा डेफिनेशन था, एग्जाम्पल से आप लोग और समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए आगे पूछा एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज, पहला तो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन ऑन न्यूमेरिक ऑपरेंट्स, है ना, यानी कि न्यूमेरिक ऑपरेंट्स, यानी कि ऑपरेंट्स मतलब वही मैं जो बताया जिसके बीच में होता है, तो न्यूमेरिक ऑपरेंट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 वो सब हुआ, है ना, 5.6 5.8 वो हो गया हम लोग का न्यूमेरिक ऑपरेंट्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए, और उसका क्या क्या होता है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलो। तो यही है, प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न मॉड्यूलो। यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ पे एक ऐसे करके एग्जांपल के तौर पे भी लिख देते हैं एडिशन में, है ना, a + b, इस तरह से, बस सिंपल एग्जांपल a + b, इसी तरह से a - b ऐसे करके एग्जांपल के लिए लिख सकते थे, वैसे इतना लिखोगे काफ़ी है। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ऑपरेटर, इसमें से हो सकता है कि कभी और कोई अलग क्वेश्चन आ जाए कि बताओ अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए वो ज़्यादा मार्क्स का है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर ये तो लिखो, देखो डेफिनेशन इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ये प्लस में बस आप एग्जांपल दे दीजिएगा। यहाँ पे एडिशन में a + b, सब्सट्रैक्शन में a - b, मल्टीप्लिकेशन में ये a × b, डिवीज़न में ये, मॉड्यूलो में ये। और देखिए मॉड्यूलो का भी आपको पता है, ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉड्यूलो है, और आप लोग को पता है ये किस लिए यूज़ होता है। अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता है मॉड्यूलो। और मैं बता देता हूँ मॉड्यूलो क्या होता है, ये हम लोग का रिमेनिंग पार्ट को दिखाने के लिए होता है। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हट जाता है ना पूरा, तो रिमेनिंग, इसमें रिमेनिंग पार्ट दिखता है। अगर मान लीजिए आप मैं 3 को 10 से, मतलब 10 को 3 से डिवाइड मॉड्यूलो करूँगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, है ना, तो वो होता है मॉड्यूलो वाला पार्ट। तो ये हो गया हम लोगों का अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसी तरह से दूसरा होता है हम लोगों का रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये क्या होता है, चलो इसको देख लेते हैं। दीज ऑपरेटर्स कंपेयर ऑपरेंट्स एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू पता है आप लोग को, ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन दी कंपेरिजन। ठीक है, तो रिलेशनल मतलब क्या, क्या कंपेयर करने के लिए होता है ऑपरेंट्स को, है ना, यानी 2 ऑपरेंट्स के बीच में कंपेयर करता है और रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब इसका एग्जाम्पल से और अच्छे से आप सब लोग समझोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू, तो हम लोग ये क्या है, एक तरह से हम लोग बूलियन ही एक्सप्रेशन कर रहे हैं ना, कि क्या a इज इक्वल टू b है, तो हाँ ये तो ट्रू और फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो अंदर जाएंगे इफ़ के, नहीं है तो नहीं जाएंगे। उसके बाद है नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू मतलब कि वही क्या a, जब तक a नॉट इक्वल टू b है तब तक आगे करो, कोड ये सब आप लोग किए होंगे, छोटा छोटा कोड है। उसके बाद ये वही लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। आप इन सब का भी हो सकता है तो छोटा छोटा एग्जाम्पल दे देते, a इज इक्वल टू b हो गया, नॉट इक्वल टू, a इज़ नॉट इक्वल टू b, लेस देन, इफ़ नम इज़ लेस देन 0, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब तक नम ग्रेटर देन और इक्वल टू है 5 के, लेस देन इक्वल टू, जब तक n लेस देन है और ग्रेटर देन है 10 के, तब तक। इस तरह से हम लोगों का क्या पूरा ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर, है ना, छोटा सा डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब हम लोग देख लिए हैं। अब चलिए एक और देख लेते हैं, वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये क्या होता है, दीज ऑपरेटर्स कंबाइन बुलियन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू बेस्ड ऑन दी लॉजिकल रिलेशन। ठीक है, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर मतलब बुलियन एक्सप्रेशन क्या करता है, कंबाइन बुलियन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न अ ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स वैल्यू बेस्ड ऑन लॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये इसमें होता है वही एंड और नॉट, ये मतलब अभी आप यूज़ कर चुके हैं ना एंड का, यानी कि 2 कंडीशन रहता है। तो क्या होता है, अगर नम इज़ इक्वल टू 0 है एंड नम इज़ ग्रेटर देन 0 है, तब हम लोग ये कर देंगे कि ये वैल्यू ट्रू है या कुछ ऐसा कंडीशन लगाते हैं ना, तो यही हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें क्या आता है एंड, इसको बोलते हैं एंड, तो ये होता है लॉजिकल एंड। इसमें क्या होता है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी कि मान लीजिए हम लोग 2 के बीच में हम लोग एंड लगाए हैं, इसके और इसके बीच में एंड लगाए हैं, तो इन दोनों का अगर ट्रू होगा, अब मान लीजिए ये पूरा इफ़ के अंदर है, तो ये दोनों वैल्यू जब ट्रू होगा तभी हम लोग इफ़ के अंदर आएंगे। तो एंड का मतलब वही है कि बोथ कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा तब हम लोग अंदर जाएंगे। और ये है और, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल और। इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1 कंडीशन ट्रू। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इफ़ लिए हैं, 2 कंडीशन दिए हैं, ये है एक कंडीशन, उसके बीच में और लगाए हैं और ये है दूसरा कंडीशन, तो इसमें से अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो हम लोग इस इफ़ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये सब तो आप लोगों ने MCS 13 में भी पढ़ा होगा ना, एंड और के बारे में, वही चीज़ है, बस यहाँ पे
कोड में हम लोग एंड को ऐसे दिखाते हैं और को ऐसे दिखाते हैं, और ये है नॉट का साइन, तो लॉजिकल नॉट। तो ये क्या करता है, इन्वर्ट्स द ट्रूथ वैल्यू। तो नॉट लगा देंगे ना, तो मान लीजिए अगर मैं किसी का वैल्यू ट्रू लेके रखा हूँ, एक ए है उसका वैल्यू ट्रू लिखा हूँ, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये ट्रू है हम लोगों का, तो अगर मैं इसका नॉट लगा दूंगा ना तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये फॉल्स है तो अगर मैं इसका नॉट लगा दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा। बस वैल्यू को रिवर्ट कर देता है, मतलब चेंज कर देता है, जो ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू। तो इसको कहते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का लॉजिकल ऑपरेटर, ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, ये हो गया हम लोगों का अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 2 का सी में। तो हम लोगों ने 2 का सी देख लिया, ए और बी भी देख लिया है इस वीडियो में। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी कोड आपको अगर PDF के फॉर्म में चाहिए तो मैं बता ही दिया हूँ, मैं दे दूँगा, प्रोवाइड करवा दूँगा। इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मैंने इसका MCS 11 का बाकी प्रीवियस ईयर भी करवाया है, तो उसको भी मस्ट देखिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको देखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, क्योंकि आप जब तक प्रीवियस 3 साल को नहीं करके जाओगे अच्छे से, तब तक आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके पास कम वक्त है तो कम से कम 2 साल तो कीजिए, कम से कम 4 पेपर तो कीजिए, उससे कम तो आपका काम बिल्कुल ही नहीं हो सकता। फिर तो आप समझिए कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम से 1 रात पहले देख रही हो, 2 रात पहले देख रही हो, तो लगे रहो एकदम, खूब करो। और सिर्फ वीडियो देखने के लिए मत देखना, ठीक है। अगर आप कुछ कोड कर रहे हो तो आपको आना चाहिए, आप खुद से भी कर सको वैसा कीजिएगा। इसके लिए हो सकता है आपको 1-2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, तो देखिएगा। ठीक है, पढ़ना है ना तो देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो मैं बता ही दिया हूँ, मैं इसका बाकी प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवाता हूँ इग्नू BCS से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी का। तो ये चैनल आपके काम का ही है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। आज भी काम के 6 महीने बाद भी काम का होगा। जब तक आप BCA में, तब तक ये चैनल आपके काम का आएगा ही। ठीक है, तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।